ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੋਹਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੋਹਨ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰੂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਡੀਐਨਏ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿੰਦੂਤਵ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम मसलों पे गलबात करेंगे। साढ़े नाल मौजूद ने एडवोकेट मनोज सिंह दोहन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी पंजाबी हिंदी मिक्स ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੋਹਨ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मैं जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई वो स्कूल आरएसएस का स्कूल था। तो मेरी 6th क्लास टू 12th स्टैंडर्ड में आरएसएस के स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। तो वहाँ मैंने आरएसएस का और आर्य समाज का और हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनका मैंने लिटरेचर वहाँ पढ़ लिया था। लेकिन फिर यह है कि आरएसएस के मैंने कैडर कैंप्स भी अटेंड किए, आर्य समाज के भी कैडर कैंप्स हमने अटेंड किए। उसके बाद हरियाणा के अंदर 2016 में जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला था। तो जाट रिजर्वेशन मूवमेंट ने गवर्नमेंट ने मुझे उसमें 6 केसेस में फॉल्सली इम्प्लीकेट करके मुझे जेल में डाल दिया। करीबन 3.25 साल में जेल में रहा और जेल में मैंने जो है चूंकि आरएसएस का हिंदू फोर्सेस का लिटरेचर मैंने स्टडी कर लिया था तो जेल में मैंने सिक्खी का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने सिक्खी का लिटरेचर पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भाई ये हमारा वास्तविक इतिहास है, ये हमारी वास्तविक संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। और जो हिंदुत्व है, जो मॉडर्नाइज्ड हिंदुत्व, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एक इंपीरियलिस्टिक रिलीजन है जिसे आज हिंदुत्व कहा जाता है। तो इसलिए मैंने वहां जेल के अंदर सिक्खी को पढ़ा। तो बाहर आने के बाद में फिर सिक्खी को मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं सिक्खी में आ गया। किसी ने प्रेरणा दी थी जेल में या आपका लिटरेचर कैसे पहुंचा? किसने आपको कुछ तो मतलब कहाँ से वो गाइडिंग प्रिंसिपल एक होता है कि बंदे को गाइड किया हो, कैसे एकदम वो चीज हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक तो क्या है कि जो जेल है ना उसमें पंजाबी में लिटरेचर था। अच्छा। और पुरानी बुक्स भी थी। ओके। हाँ, पुराने बुक्स थी क्योंकि पहले पंजाब इकट्ठा होता था ना जी, तो इसलिए लाइब्रेरी में पुरानी बुक्स थी जी। फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी जो है मुझे बुक्स भेजी। ओके। हाँ, सिक्खी से रिलेटेड। ओके ओके। तो उनको मैंने स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद मुझे ये प्रकाश हुआ कि भाई हमें सिक्खी में आना चाहिए। और मुझे ये भी समझ में आया कि भाई देखो मैं हिंदुत्व के स्कूल में पढ़ा, आरएसएस के स्कूल में पढ़ा, तो मैं भी हिंदू हूं। उसके बावजूद भी आरएसएस ने माने बीजेपी की सरकार ने मुझे जेल में क्यों डाल दिया? तो ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते, माने जाटों को बेसिकली ये हिंदू नहीं मानते। अगर हमें ये हिंदू मानते तो फिर मुझे जेल में किस लिए डालते फॉल्सली इम्प्लीकेट करके? ये हमारा केवल इस्तेमाल करते हैं, हमें केवल ये कैनन फोडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वहां मुझे ये क्लियर तो मुझे चीजें होनी शुरू हो गई थी क्योंकि हमने 2015 में 9 जनवरी 2015 में यूनियनिस्ट मिशन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सर छोटू राम जी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, 23 से लेके 47 तक, 1923 टू 47 तक इस पार्टी ने पंजाब पर, यूनाइटेड पंजाब में हुकूमत की थी। तो इस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर हमने 2015 में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूनियनिस्ट मिशन।
और इसकी आइडियोलॉजी फैलती जा रही थी, क्योंकि ये जो विचारधारा है ये सर छोटू राम की, मियां सर फजले हुसैन साहब की और उस जमाने के तमाम जो रिवोल्यूशनरी सोशल जो रिफॉर्मर्स थे पंजाब के, उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। लेकिन और ये विचारधारा फैले नहीं, क्योंकि ये विचारधारा आरएसएस की एंटीडोट है। ये विचारधारा हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की एंटीडोट है। तो ये विचारधारा ना फैले, ये विचारधारा ना फैले, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे इन केसेस में इम्प्लीकेट करके मुझे जेल में डाल दिया। तो वहां मुझे ये समझ में आया कि हमें सिक्खी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वही, जैसे आपने कहा कि जो यूनियनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है ये आरएसएस और हिंदुत्व की एंटीडोट है। तो भाई जैसे हम गूगल पे देखें या विकिपीडिया पे जाएं, हालांकि वो पूरा ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, बट ऐसा माना जा प्रचलित है गूगल पे या कि जो सर छोटू राम थे वो प्रभावित थे आर्य समाज से। बट आप कह रहे हो जो यूनियनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है वो एंटीडोट है हिंदुत्व के लिए, तो इसका कैसे है? देखिए, जितने भी रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस हुए हैं जी, उनको उनके जाने के बाद जी ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने, जी, हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने उनको अपने फोल्ड में लेने की कोशिश की है। और अपने फोल्ड में लेने के लिए इनके पास सारे साधन संसाधन मौजूद हैं, क्योंकि अखबार इनके हैं, ठीक है, पब्लिशिंग, बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज इनके हैं, एकेडमिक जो संस्थान हैं उनके अंदर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स इनके हैं। लेकिन हम लोग जब सर छोटू राम जी का मूल लिटरेचर पढ़ते हैं तो एक बायोग्राफी छपी थी सर छोटू राम जी की, जिसे चौधरी टीकाराम जी ने लिखा था। और वो बायोग्राफी 1946 में पब्लिश हुई थी और सर छोटू राम जी ने ही उस बायोग्राफी को लिखवाया था, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, एक चीज में, और कुछ आर्य फंडामेंटलिस्ट के यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं और वो बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं कि जाटों को तो सर छोटू राम ने कहा था तुम आर्य बनो, वो ये बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं। तो सर छोटू राम जी ने उस अपनी बायोग्राफी में ये लिखवाया था कि मैं अपने जीवन के शुरुआती दौर में आर्य समाजी बन गया था। मैं अपने जीवन के शुरुआती दौर में, अपने सामाजिक सार्वजनिक जीवन के इनिशियल फेज में मैं आर्य समाजी बन गया था, लेकिन मुझे जल्दी ही समझ में आ गया था कि आर्य समाज का जो स्ट्रक्चर है, आर्य समाज की विचारधारा है, वो सांप्रदायिक विचारधारा है, वो हिंदू फंडामेंटलिज्म की विचारधारा है, जो विचारधारा पंजाब के अंदर जमींदारों को और पंजाब के अंदर कमेरे वर्ग को इकट्ठा करने में जो बाधक है। जिस विचारधारा के वजह से, जिस फंडामेंटलिस्ट विचारधारा की वजह से पंजाब का जिम्मेदार एक नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वहां सिद्धांत बनाया। सर छोटू राम जी लिखवाते हैं कि मैंने वहां सिद्धांत बनाया कि पॉलिटिक्स के अंदर धर्म की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर प्रेम चौधरी जी ने, जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी की थी और एक किताब लिखी थी सर छोटू राम, हिज रोल इन पंजाब पॉलिटिक्स, उसके अंदर डॉक्टर प्रेम चौधरी जी ने यह लिखा है कि 1942 में उन्होंने सर छोटू राम जी की एक स्पीच को कोट किया है जो उन्होंने 1942 में दी थी, उस बुक में किया है। और उसमें सर छोटू राम जी ने आर्य समाज को सांप्रदायिक कहा है कि भाई आर्य समाज सांप्रदायिक है, इसकी वजह से पंजाब के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ रही है। तीसरी बात, जब जाट स्कूल बन रहा था रोहतक में, तो आर्य समाजियों ने कोशिश की थी कि इसका नाम वैदिक संस्कृत स्कूल रखवाया जाए, लेकिन सर छोटू राम की वजह से इसका नाम जाट स्कूल रखा गया था। तो सर छोटू राम, ये बात सही है कि अपने लाइफ के इनिशियल फेज में, क्योंकि इनिशियली हम लोग इस समाज के अंदर गाहे बगाहे, हम आर्य समाज के, हमारी बेल्ट में लोग प्रभाव में आ ही जाते थे और उस जमाने में तो और भी आ जाया करते थे। लेकिन जैसे उनके अंदर समझ पैदा हुई, उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया और आर्य समाज को छोड़ने की वजह से ही सर छोटू राम जी मियां सर फजले हुसैन साहब के साथ, जो कि मुस्लिम थे, और लाहौर में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। और 1942 में सर सिकंदर हयात खान साहब की जब हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, तो उनके बाद जब सवाल आया कि भाई किसको पंजाब का प्रीमियर बनाया जाए,
पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो सर छोटू राम जी ने लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब को, जो मुस्लिम थे, उनको पंजाब का प्रीमियर बनाया था। और जाट स्कूल के अंदर उस टाइम प्रिंसिपल होते थे सान्याल साहब, वो बंगाल से थे, उनको सर छोटू राम जी लेकर आए थे। वो इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि सान्याल साहब की जो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड थी वो बहुत अच्छी कमांड थी उनकी। तो हमारे लड़के जो रूरल बैकग्राउंड के हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज पर भी उनकी पकड़ बने। तो अगर फर्ज करो सर छोटू राम जी आर्य समाजी होते तो एक मुसलमान को वो क्यों प्रीमियर बनाते पंजाब का? अगर सर छोटू राम जी आर्य समाजी होते तो मियां सर फजले हुसैन साहब के साथ वो क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनाते? सर छोटू राम जी आर्य समाजी होते तो वो जाट स्कूल का नाम वैदिक आर्य स्कूल क्यों ना रखवाते? सर छोटू राम जी अगर तो आपका कहने का मतलब एक आर्य समाजी हो वो मुसलमान के वो प्राइम मिनिस्टर या नहीं बना सकता? प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। ऐसी क्या वजह, क्यों नहीं बना सकता आर्य समाजी? क्योंकि आर्य समाज की जो आर्य समाज है हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है जी, वो इसी बेस पर चलती है कि मुस्लिम का विरोध करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। उनका फॉर्मूला यह है कि मुस्लिम का विरोध करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करेंगे, तो सत्ता जो है वो अपर कास्ट के हाथ में आएगी, सत्ता ब्राह्मणिकल फोर्सेस के हाथ में आएगी। और हिंदू कंसोलिडेट नहीं हो सकता बिना मुसलमानों का विरोध किए। पॉजिटिव इश्यूज के ऊपर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। वो हमेशा नेगेटिव जो है नेगेटिविटी फैलाकर मुसलमानों के प्रति, तभी हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होगा। आर्य समाज या हिंदू जो फोर्सेस हैं जी, वो चूंकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर उनके अंदर छिपा हुआ है, वो परछन तौर पर, छिपे हुए तौर पर बेसिकली तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर द्वारा ही संचालित हैं, तो इसलिए वो हमेशा मुसलमानों का विरोध करेंगे। बट आर्य समाज जी तो ये कहते हैं कि हम बड़े वो आइडल पूजा का भी रिजेक्ट करते हैं, रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है, हिंदुओं का रिफॉर्म वर्जन है, तो वो फंडामेंटलिज्म से उनका कैसे ताल्लुक जुड़ता है? उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, उनकी पंजाब में एंट्री कैसी हुई और जाटों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की जी डेथ हो गई थी। तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो सरकार खालसा का पतन हो गया जी। जब सरकार खालसा का पतन हुआ तो 1858 में जो है 1857 में सॉरी गदर हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने हमारा ये जो क्षेत्र था दिल्ली देहात का जी, जिसे हरियाणा आप आज कह लें, इसको पंजाब में मिला दिया, कुछ हिस्सा इसका वेस्ट यूपी के थ्रू उत्तर प्रदेश में मिला दिया जी। तो सरकार खालसा के पतन के बाद सिख रिलीजन जो है वो खतरे में पड़ गया था क्योंकि लोग वापस हिंदू बनना शुरू हो गए थे। जो लोग खालसा गवर्नमेंट में फायदा उठाने के लिए सिख बने थे, जो हिंदू खालसा गवर्नमेंट मौका परस्त जो थे, वो वापस हिंदू बनना शुरू हो गए। वो जब वापस हिंदू बनना शुरू हो गए तो लॉर्ड डलहौजी ने लिखा कि विद इन ए डिकेड सिख धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने 1857 के गदर के फेल होने के बाद हमारा जो एरिया था ये दिल्ली देहात का, हरियाणा जिसे कहते हैं, अंबाला डिवीजन, इसको पंजाब में मिला दिया। तो जब पंजाब में जब हम आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जब पंजाब का हम ब्रिटिश रिजिम में हिस्सा बने जी, तो ये संभावना पैदा होगी कि भाई यहाँ का भी जो जाट है ना वो सिख बनेगा, और सिख बनने भी शुरू हो गए। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, ये सब लोग जाट बिरादरी वो सिक्खी में आने लग गई। जाट के साथ और बिरादरियां भी सिक्खी में आने लग गई। ओके भाई, मैं यही वजह है कि कहीं हमारे जो जाट भाई है, परिवार है, उनके नाम और हमारे सिखों के नाम काफी सेम है। करनैल सिंह, जरनैल सिंह, जुझार सिंह, उनकी मदर के नाम भी पीछे कौर आता है, हालांकि हिंदू लेडीज कौर नहीं लगाती, कुमारी लगाती हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो जाट है, हरियाणा से है, उसकी दादी का नाम इकबाल कौर, उसने मुझे जब बताया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं ये कैसे हो सकता है? मेरी खुद दादी जी का नाम जो था ना वो राम कौर था भाई साहब। ओके, ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये होना शुरू हुआ। हाँ। ओके। तो मेरे दादाजी का नाम इंदर सिंह, फादर का नाम सुबे सिंह। ओके। हाँ, नाना जी का नाम रिसाल सिंह। ओके। तो हम तो सिंह थे या कौर थे, हमारे जो दादी हमारी थी। ठीक है। तो
अब आर्य समाज ने जाटों को जो है ना वो अपनी तरफ लुभाने के लिए फिर दयानंद सरस्वती जी ने जो 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज को बनाया और फिर हमें लुभाने के लिए इन्होंने ये कहना शुरू किया, भाई जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष समाज में हो तो संसार में पोप लीला ना चले, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने लिखा 2nd एडिशन में, जो 1884 में छपा था इनकी डेथ के बाद। 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें इन्होंने जब जाटों को जाट जी कहा जी, तो एक तरीके से ये कास्ट का कार्ड था जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और वो ऐसा क्यों लगा कि मेरे को जाटों पे कास्ट का कार्ड खेलना चाहिए, वो भी पंजाब रीजन के अंदर? अदरवाइज तो जाट उनमें आते नहीं ना, उनके पास कोई ऐसा था भी नहीं कोई ऐसी विचारधारा जो हमें अट्रैक्ट कर सके। नहीं, मुंबई से उठ के वो पंजाब हरियाणा आ रहा है, कुछ तो वजह होगी। नहीं, मुंबई में तो भाई साहब कॉन्स्पिरेसी तैयार हुई थी। ओके, मुंबई में तो ये षड्यंत्र तैयार हुआ था। ओके, मुंबई में तो ये इसके लिए इकट्ठे हुए थे लोग कि वहां पे जाट लोग सिख हो रहे हैं, उनको रोका जाए। ये कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई कि इसको कैसे रोका। हाँ, कैसे रोका तो उसके लिए फिर दयानंद ऋषि यानी लाहौर आए। हाँ, लाहौर आए और 1858 में लाहौर में इनका हेडक्वार्टर भी बन गया। ओके, 1858 में नहीं, सॉरी 1875 में आर्य समाज बना। 1877 में जी इनका हेडक्वार्टर लाहौर में आ गया जी। तो लाहौर में जब 1877 में इनका हेडक्वार्टर आया तो वहां से फिर इन्होंने अपना जो है प्रचार शुरू किया और प्रचार हमारी बेल्ट में ज्यादा हुआ, हिंदू जाट बेल्ट में ज्यादा हुआ। ओके, आप पंजाब में भी हुआ इनका प्रचार, लेकिन यहाँ हिंदू जाट बेल्ट इनके फोल्ड में आ गई। तो इनका इसके पीछे हिंदू जाट बेल्ट को आर्य समाज में लाने की ये भी वजह थी कि एक आर्थिक एंगल, क्योंकि जब जाट फसल होती है तो पंडित को देता है, ऐसे माना जाता था, या एक कोई आर्थिक रीजन भी था? नहीं, जाट तो यहाँ दिया नहीं करते भाई साहब इस तरीके से। ओके, और यहाँ का देखा जाए ना, जो ब्राह्मण था हमारा जी हरे पूरे नॉर्थ इंडिया का या जाट बेल्ट का ब्राह्मण के लिए जी, वो भी लगभग काम करके ही खाता था। वो भी खेती ही करता था। हाँ, यहाँ जो याचक ब्राह्मणीय परंपरा है, माने भीख मांग के खाने की परंपरा, यहाँ नहीं थी। वो यहाँ कीर्ति बंदे थे। यहाँ सब जो ब्राह्मण था वो भी मेहनत करता था, वो भी किरत करता था। ओके, ठीक है। ये तो दयानंद सरस्वती जब आए हैं उन्होंने फिर यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर एक प्रचारित करने की कोशिश की कि यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, जबकि यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। आप गांव में जाइए जी, गांव के अंदर आप पूछिए कि भाई गांव के अंदर क्षत्रियों के घर कितने हैं, तो कोई आपको नहीं बता पाएगा कि भाई हमारे गांव में क्षत्रिय कितने हैं। आप पूछिए भाई गांव में वैश्य कितने हैं, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, आप पूछिए गांव में शूद्रों के घर कितने हैं, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप ये पूछेंगे ना भाई गांव में जाटों के घर कितने हैं, चमारों के घर कितने हैं, या धानकों के घर कितने हैं, लोहारों के घर कितने हैं, सुनारों के घर कितने हैं, बनियों के घर कितने हैं, वो लोग बता देंगे। मतलब कितने से पहचाना जाता है बंदा है? हाँ, वर्ण उससे नहीं जाना, वर्ण से नहीं जाना जाता। वर्ण को तो यहाँ झूठा आरोपित किया गया। वर्ण को तो यहाँ केवल टेक्स्ट बुक में वर्ण आपको मिलेगा, जमीन के ऊपर वर्ण नहीं मिलेगा। मतलब कर्म प्रधान है, वर्ण प्रधान नहीं। वर्ण प्रधान नहीं है। लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने या आर्य समाज ने या हिंदूवादी फोर्सेस ने यहाँ वर्ण व्यवस्था को जबरदस्ती साबित करने की कोशिश की कि यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, जबकि यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी हमारे पंजाब में या नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो दयानंद सरस्वती ने या इन्होंने जो है जाटों को जाट जी कहा और जाट इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। जाट जब इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, इन्होंने कुछ नाम मात्र के लिए मूर्ति पूजा का भी खंडन किया जी। अब मूर्ति पूजा का जो खंडन किया, अगर ये मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते जी, थोड़ा बहुत अपने आप को लिबरल ना दिखाते, तब इनकी तरफ कौन अट्रैक्ट होता। अच्छा, दूसरी बात, मूर्ति पूजा का जो खंडन हुआ उसका एक नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि हम लोग लोकल जो हमारे देवी देवता थे उनकी पूजा किया करते थे। मान लीजिए दिल्ली देहात है, वो दादा हरिदास की पूजा करेंगे, फिर यहाँ झज्जर की तरफ जाएंगे तो संत गरीबदास जी की, यहाँ बाबा मस्तनाथ जी, आगे दादा गोसाई भिवानी साइड में जाएंगे तो यहाँ, या आप जाएंगे गुड़गांव में तो शीतला माता, यहाँ बेरी वाली माता। तो यहाँ लोकल जो देवी देवता थे ना, तो एक तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भी मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो हम अपने लोकल देवी देवता से कट गए। वो एक वैक्यूम तैयार हो गया।
वो जो हम पूजा करते थे, इन्होंने हमसे हमारे देवता छीन लिए मूर्ति पूजा के नाम पर। जब हमसे इन्होंने अपने देवता छीन लिए, हमारे आड़े में, जो घर में आड़ा होता था, उसमें जहां दादा हरिदास की मूर्ति होती थी मिट्टी की, या बाबा मस्तनाथ जी की मिट्टी की मूर्ति होती थी, या मूर्ति नहीं होती थी तो केवल दिया जला दिया करते, तो वहां इन्होंने जो स्पेस जो बन गया ना दादा हरिदास जी की मूर्ति उठने से या बाबा मस्तनाथ जी की मूर्ति उठने से, वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम में आगे चलकर गणेश जी आ गए, उस वैक्यूम में आगे चल के जो है वो काली माई आ गई बंगाल से चल के, उसमें साईं बाबा जी आ गए। माने एक लेवल तक इन्होंने जो है हमसे हमारे देवता छीन लिए, वैक्यूम तैयार हो गया। वैक्यूम जब तैयार हुआ तब आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दिया और उस वैक्यूम को फिर हिंदूवादी देवताओं ने भर दिया। और जहां हमारे लोकल देवी देवता हमारे घर के उस आड़े में हुआ करते थे, वहां अब हिंदू साम्राज्यवादी देवता उन्होंने प्रवेश कर लिया। मतलब तो, जो इस रीजन की जो एक कल्चरल वैल्यूज थी उसको रिप्लेस कर दिया, वर्ण सिस्टम नहीं था, कर्म प्रधान था, उसको वर्ण सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। तो ये बेसिकली एक अपनी विचारधारा को एक रीजन के अंदर इंपोज करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए ये सारा रचा गया। हाँ, इनका और इसका आर्किटेक्ट था आर्य समाज। हाँ जी। और जिसके फाउंडर थे दयानंद ऋषि। हाँ जी। उसकी एक और किताब थी सत्याग्रह का, जो फर्स्ट एडिशन था वो सेकंड एडिशन से अलग था। हाँ, फर्स्ट एडिशन 1875 में आया था। जी जी जी। और फर्स्ट एडिशन उन्होंने लिखवाया था, सेकंड एडिशन उनके जाने के बाद आया है। फर्क क्या था? फर्क ये था भाई साहब, जो फर्स्ट एडिशन था ना, जिसे आदिम सत्यार्थ प्रकाश बोलते हैं, 1875 में, इसके अंदर दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों की बड़ी भारी प्रशंसा की है। अंग्रेजों की चापलूसी? हाँ, अंग्रेजों की चापलूसी की है। ये फर्स्ट एडिशन में है, ऑन रिकॉर्ड है ये, और ये फर्स्ट एडिशन भी हमारे पास है। हाँ, मेरे पास है। अच्छा, दूसरा, इस फर्स्ट एडिशन के अंदर दयानंद सरस्वती जी ने यहां तक भी लिखा है कि ब्राह्मण को जो है जब पिंडदान जब उनको करना हो तो उनको आप नॉन वेज भी खिला सकते हैं, मतलब मांस भी उनको परोस सकते हैं। ये भी इस फर्स्ट एडिशन में लिखवाया गया है। लेकिन जब दयानंद सरस्वती जी यहां आए 1877 में, जब आर्य समाज लाहौर में आया, तो लाहौर में जो दयानंद के जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने कहा जी आप जिन जाटों को आप सिक्खी में जाने से रोकना चाह रहे हो, और जो आपने आर्य समाज में ये लिख दिया है कि भाई अंग्रेजों की बड़ी भारी प्रशंसा उसमें है, और मांस खाने का भी, ब्राह्मणों को पिंडदान में भी मांस खिलाने का जो आपने लिखा है, तो बेसिकली तो यहाँ का जो जाट है ना, ये वेजिटेरियन है, ये एग्रीकल्चरिस्ट है और ये वेजिटेरियन है। तो ये इस चीज को पसंद नहीं करेंगे हरियाणा बेल्ट के जो जाट हैं, इस बेल्ट के अंबाला डिवीजन के जो जाट हैं। दूसरा, 1857 अभी होकर गुजरा है, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के दिमाग में अभी जो है उनके रोष है उनके खिलाफ। तो आप जो है आपने जो बात लिखी है, तो फिर लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? तो इसलिए सेकंड एडिशन में दयानंद जी ने यह लिखवाया, जहां उसकी भूमिका है सेकंड एडिशन की, कि भाई इसके अंदर भाषा संबंधी कुछ त्रुटियां रह गई थी, क्योंकि मैं हिंदी जानता नहीं था, हिंदी में इतनी अच्छी नहीं जानता था, तो इसमें चूंकि भाषा संबंधी जो त्रुटियां रह गई थी, वो त्रुटियां मैंने दूर की हैं और इसको मैंने सुधारा है। इसलिए सेकंड एडिशन, द्वितीय संस्करण इसलिए लाना पड़ा। लेकिन उसका रीजन जो था ना, वो रीजन उसका यह था कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो बातें थी वो हमारे कल्चर से मेल नहीं खाती थी। और फिर सेकंड एडिशन में तो उन्होंने जहां गरुड़ पुराण का खंडन किया, वहां जाट को ही सेंटर में रखकर, जिस जाट ने एक ब्राह्मण को अपनी गाय दान दे दी थी, वो जाट उस ब्राह्मण से अपनी गाय को वापस ले आया। क्योंकि उस बात को कॉम्यूफ्लेट करने के लिए, उस बात को छिपाने के लिए जो उन्होंने फर्स्ट एडिशन में लिखी थी कि अगर ब्राह्मण को मांस खाता तो उसको मांस भी खिला दो, इस बात को कहीं जाट को समझ में ना आ जाए ये बात कि फर्स्ट एडिशन में इस तरीके से भी लिख रखा है। सेकंड एडिशन में लिखा कि अंग्रेजी विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा होता है। तो आप इस लाइन से ही ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लोगे कि भाई विदेशी राज
चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने फर्स्ट एडिशन में विदेशी राज को अच्छा कह रखा है, कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अच्छा था, कहीं ना कहीं मानते हैं अच्छा था, और उसका प्रमाण ये है भाई फर्स्ट एडिशन में। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है उसका फर्स्ट एडिशन भी उसको छिपाएंगे, ये दिखाएंगे नहीं, वो आदिम सत्यार्थ प्रकाश, उसका सेकंड एडिशन। ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है इन लोगों की साइकी क्या है। और इन्होंने फिर आर्य समाज की वजह से जाटों को सिख बनने से रोक दिया, और फिर आर्य समाज ने वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्रिएट किया, हमसे मूर्ति पूजा के नाम पर हमारे देवी देवता हमसे छीन लिए। जब देवी देवता हमसे छीने, वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को फिर हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने भर दिया। सर छोटूराम जी इस पॉलिटिक्स को समझते थे। सर छोटूराम जी को ये पॉलिटिक्स इनकी समझ में आ गई थी। तो जब उनको पॉलिटिक्स समझ में आई तो आप देखेंगे कि 1947 में सर छोटूराम जी की डेथ हो गई थी। खिजर हयात खां टिवाना साहब पंजाब के प्रीमियर बने थे 42 में, तो 45 में सर छोटूराम जी की डेथ होगी। 47 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब ने पंजाब के अंदर आरएसएस को बैन कर दिया था। ये फर्स्ट ऑफिशियली जो आरएसएस को बैन किया, ये तो बताएंगे कि सरदार पटेल ने बैन किया, लेकिन आरएसएस को सबसे पहले खिजर हयात खां टिवाना साहब ने बैन किया था, जो सर छोटूराम जी के ही डिसाइपल थे, उन्हीं की मानते थे वो। तो आर्य समाज ने जाटों को सिख बनने से रोकने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाए थे, क्या क्या किया था उनके दिमाग में कि सिख वो ना बने आर्य समाज में? देखो, एक तो जो कास्ट का जो कार्ड था ना, वो एक बड़ा कार्ड था। कास्ट का कार्ड जो था उसमें जाटों को जाट जी कहा, और दूसरा जो मूर्ति पूजा का खंडन का जो उन्होंने प्रचार किया, तो वो जाटों को ऐसा लगा कि यार ये भी कोई प्रोग्रेसिव कोई रिलीजन है, कोई प्रोग्रेसिव ये कोई धारा है। तो जाट उस धारा में आ गए थे उस टाइम। हाँ, तो कास्ट के कार्ड का इस्तेमाल जो है वो सिख तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो इस कास्ट के कार्ड का इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम तो मानवता की बात करेंगे, कोई जाति की बात नहीं करेंगे। तो लोग बैठ गए उस जमाने में और इसमें आ गए। बट जैसे सिखिज्म में गुरमत की बात है, ज्ञान की बात है, शस्त्रधारी होने की बात है, ज्ञान की बात है, शस्त्रधारी होने की बात है, और आर्य समाज में मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और जाट एक मार्शल रेस है, तो वो उस तरफ इंक्लाइनेशन होने में उनको हेजिटेशन नहीं हुई? नहीं, उसके लिए उन्होंने काफी प्रचार किया भाई साहब। गांव गांव के अंदर उनके प्रचारक जाते थे। जी, क्या कहते थे? और ये कहते थे भाई जाटो तुम भी रघुवंशी हो, तुम भी चंद्रवंशी हो, तुम भी सूर्यवंशी हो, और तुम अपना मूल पहचानो कि तुम भी जो है सूर्यवंशी हो। तो ये सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस तरीके से उनको जाटों को जनेऊ भी दिया। जाटों को जनेऊ भी दिया, मतलब जबकि जाटों के गले में जो है वो सिक्की की कृपान होनी चाहिए थी कायदे से, उसकी जगह इन्होंने जनेऊ दे दिया। मूछ दाढ़ी नहीं रखते ये, आप देखेंगे दयानंद सरस्वती को, तो वो मूछ दाढ़ी उसकी नहीं है, सिर के ऊपर केश भी नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में इवन लिखा है दयानंद सरस्वती जी ने कि भाई जो आर्य समाजी सन्यासी है या जो सन्यासी है वो ना मूछ रखेगा, ना दाढ़ी रखेगा, ना सिर पे केश रखेगा। तो इन्होंने प्रचार काफी किया। तो ज्ञानी दित सिंह एक सिख विद्वान है उस समय, उन्होंने दयानंद ऋषिगण को 3 बार गोष्ठी में रब के संकल्प पे हराया था, लाहौर के अंदर डिबेट हुई थी। तो उसका जो हरियाणा समाज के लोगों को कितना को पता है कि ऐसे ऐसे एक उनका जो था वो 3 बार गोष्ठी में एक सिख विद्वान से हारे थे? नहीं, हरियाणा में उनके बारे में कोई जानता नहीं है भाई साहब। हाँ, ज्ञानी दित सिंह जी के बारे में, क्योंकि अगर ज्ञानी दित सिंह जी के बारे में जानते होते तो फिर तो आर्य समाज का प्रचार प्रसार ही यहां नहीं होना था। तो उनके बारे में, ज्ञानी दित सिंह जी के बारे में कोई जानता नहीं यहाँ पर, लेकिन दयानंद जी के बारे में यहाँ सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रचार की कमी रही। हाँ जी, सिख प्रचारकों की इस सेक्ट के अंदर कमी रही है प्रचार करने। ये सिक्खी का प्रचार आ तो गया था यहाँ पर। देखिए, प्रचार आया था तभी तो भाई मेरे जो दादाजी थे वो इंदर सिंह हुए, मेरे नाना जी वो रिसाल सिंह हुए, मेरी दादी जी राम कौर हुई, तो नाम तो पहुंच गए थे।
बट जो आइडियोलॉजी थी, जो फलसफा था, हाँ, वो पूरे तरीके से पहुंच जाता, लेकिन इन बिटवीन ये आर्य समाज की वजह से उसको रुकना पड़ा। ठीक है। और भाई ये क्या कहते हैं, जो आर्य समाजी है, इनका अदर माइनॉरिटीज के प्रति क्या थॉट प्रोसेस है? मुस्लिम्स के प्रति या क्रिश्चियंस के प्रति या सिखों के प्रति क्या थॉट प्रोसेस? नहीं, ये तो इनकी जो सत्यार्थ प्रकाश है, इसके अंदर इन्होंने सभी का विरोध कर रखा है। इसमें इन्होंने मुसलमानों का भी विरोध कर रखा है, क्रिश्चियंस का भी विरोध कर रखा है, और इन्होंने जो है सिक्खी का भी विरोध कर रखा है। काफी भला बुरा गुरुओं के बारे में भी इन्होंने, दयानंद ने लिखवाया था। और जो शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य, उसकी बड़ी भारी प्रशंसा है उसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश में। तो बेसिकली तो ये जो शंकराचार्य की जो हिंदूवादी परंपरा है, उसी को तो ये स्थापित करना चाह रहे थे। अंततोगत्वा इनका सॉफ्टवेयर वो उसी तो हिंदुत्व की जो नदी है उसमें मिल गया ना, माने इनकी जो धारा थी वो हिंदुत्व की ही नदी में मिल गई आखिर में। और आप देखेंगे कि आज जो बड़े बड़े आर्य समाज के जो संस्थान हैं, उनमें आपको राम मंदिर की भी फोटो मिलेगी। राम मंदिर के लिए ये चंदा भी इकट्ठा करते हुए मिलेंगे। तो हम लोग को लग सकता है कि ये कंट्राडिक्टरी होगी चीजें, लेकिन ये कंट्राडिक्टरी नहीं है चीजें। जैसे गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का जब बीज रोपा था, तो ये निश्चित तौर पर ये होना ही था कि भाई ये सिख रिलीजन आगे चल के हथियार बंद हो जाए, ये खालसा की सृजना परमात्मा के द्वारा हो जाए। लेकिन गुरु नानक देव जी ने एक विजन दिया था, जो विजन आगे डेवलप होके हम लोग शस्त्रधारी हुए। तो सॉफ्टवेयर इस किस्म का था कि जिस सॉफ्टवेयर में हम आगे जाके शस्त्रधारी हुए। तो लेकिन जो दयानंद सरस्वती का सॉफ्टवेयर था आर्य समाज का, उसमें आगे जाके हमें होना ही हिंदू था, और हिंदू ही नहीं होना था, उसमें बेसिकली हमें फंडामेंटलिस्ट हिंदू होना था। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं है चीजें, ये डेवलपमेंट है इनकी, ये इनकी इवोल्यूशन है। तो जैसे हरियाणा की, जैसे अभी मैं आपके यहाँ आ रहा था तो सरने भी मैं देखा था मान, ऐसे जो हमारे पंजाब में भी, मतलब हमारी रूट सेम है। इसके बावजूद भी जो हरियाणा का जो जाट है, जो हिंदू है, वो अपने आप को हिंदुत्व के साथ क्यों जोड़ने थे? व्हाई दे टेंड टुवर्ड्स हिंदुत्व, जबकि उसकी रूट्स तो पंजाबियत के साथ, जैसे मैंने ओपनिंग में कहा, वो अब हरियाणा एक हिंदी हार्टलैंड का पार्ट माना जाता है। वो अपनी जो रूट्स है उससे क्यों टूट के रहना चाहता है? उसको पता नहीं है या कोई और वजह है? नहीं, वही मैंने बताया ना कि भाई आर्य समाज की वजह से ये सारा हुआ। और फिर दूसरा 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हो गया जी, तब हरियाणा के अंदर सिक्खी का, क्योंकि पहले सिखों के प्रभाव में भी थे, अब 66 में हरियाणा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यूज को छोड़ दिया बीच में। जैसे भाई चंडीगढ़ के मुद्दे पे हरियाणा पंजाब को लड़वा दिया, अबोहर फाजिलका के मुद्दे पे लड़वा दिया, आपके SYL के मुद्दे पे लड़वा दिया। तो ये जो पॉलिटिकल इश्यूज खड़े किए गए, 84 का जो कत्लेआम हुआ उस दौरान भी, और उससे पहले भी 66 के बाद हरियाणा पंजाब से जब अलग हुआ 66 में, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो उसके बाद हरियाणा और पंजाब के बीच में रिफ्ट पैदा करने के लिए, इनके बीच में खाई पैदा करने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज को पैदा किया गया। आपका SYL का मुद्दा, तो इन मुद्दों की वजह से केवल पॉलिटिकल ही आपस में लड़ाई नहीं हुई इन स्टेट्स की, यहां सिखों के प्रति भी फिर जो है नफरत पैदा की गई। मतलब अगर हम 47 से आ जाए तो पहले 47 में हिंदू जाट को मुसलमान से लड़वाया, उसके बाद हम 66 में फिर सिख और लड़वाया जाटों से, उसके बाद 84 में, उसके बाद 2013 में यूपी के, हाँ, मुजफ्फरनगर में। तो ये टाइमलाइन वही है जो चलती आ रही है, थॉट प्रोसेस वही है। कि और इसमें आपकी जो यूनियनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे काम करती है? देखिए, यूनियनिस्ट इकट्ठा करने में, यूनियनिस्ट पार्टी एक जो है 23 से लेके 47 तक, इस पार्टी ने यूनाइटेड पंजाब पर हुकूमत की थी। तो यूनाइटेड पंजाब में आपका लहंगा पंजाब भी हो गया, हिमाचल भी, हरियाणा भी, पंजाब भी। तो ये पूरे यूनाइटेड पंजाब में चूंकि ये पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से जीतती थी, तो थंपिंग मेजोरिटी से इसीलिए जीतती थी क्योंकि इस पार्टी की जो विचारधारा थी वो सब लोगों को स्पेस देती थी।
वो हिंदुओं को भी स्पेस देती थी, हकीकत से जुड़ी हुई थी, जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई थी, रूरल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी, रूरल फिनोमिना था बेसिकली यूनियनिस्ट पार्टी, जो यहाँ के लोगों की कोर वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करती थी। और इस वजह से ये पार्टी हुकूमत में थी। और इस पार्टी में बाबू मंगूराम अग्गोवालिया जी, जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आर्ध धर्म बनाया था, मियां सर फजले हुसैन साहब जो राजपूत मुस्लिम थे, सर सिकंदर हयात खान, सर खिजर हयात खान टिवाना, सर छोटू राम जी, चौधरी टीका राम जी, माने हर वर्ग बिरादरी के लोग इसमें थे, सभी के लिए इसमें स्पेस था। ऐसा नहीं था कि ये केवल एक किसी खास कास्ट की हेजेमनी हो इसके अंदर। तो जिस वजह से आज भी जो यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी है वही आज जो है नॉर्थ इंडिया में हमारे मुफीद है। और यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी क्योंकि सबको रिप्रेजेंट करती है, सबको जोड़ के चलती है, तो उसी आइडियोलॉजी से जुड़कर ही हम लोग जो है हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का पॉलिटिकली मुकाबला कर सकते हैं। मैंने आपका फेसबुक पोस्ट देख रहा था, उसमें आपने मेंशन किया कि जो जाट है ये जात नहीं है, कास्ट नहीं है, ये कबीला है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वर्ण जो है ना उसको थोपा गया यहाँ पे, ठीक है, तो वर्ण थोपा गया। अब फर्ज करें आदिवासी हैं, अभी 2021 में सेंसस होगा, तो 2021 में जो अभी सेंसस होगा उसके अंदर मोहन भागवत ने ये कहा कि आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखवाएं। और फर्ज करो आदिवासी, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के यहाँ पे डीएनए सेम है, ये भी उन्होंने कहा। अब फर्ज करो मोहन भागवत की बात मानकर आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखवा देंगे, तो हिंदुओं में उनको ये क्षत्रिय कहेंगे क्योंकि इनको ट्रैक्ट भी करना है। अब जो आदमी, जो आदिवासी, जिसमें हेमंत शेरोन ने भी कहा कि भाई हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हम आदिवासी कबीलाई धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारा धर्म अलग धर्म है, आप हमें हिंदू ना कहें। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, इस बात का विरोध भी किया। लेकिन फर्ज करो मोहन भागवत के कहने पर कुछ आदमी अपने आप को हिंदू लिखवा देते हैं, तो जो लोग हिंदू लिखवाए जाएंगे वो क्षत्रिय हो गए। अब जब वो क्षत्रिय हो गए तो उनके साथ एक इतिहास की लिगेसी भी जुड़ जाएगी, जो इतिहास की लिगेसी क्षत्रियों द्वारा शूद्रों का दमन करने का इतिहास है। जैसे मैं सिख बन गया तो मेरे सिख बनते ही मेरे साथ गुरुओं की लिगेसी से मैं जुड़ गया, कूड़ा और जूड़े से जुड़ गया मैं। इसी तरीके से जो आदमी हिंदू बन जाएगा, जो आदिवासी हिंदू बनेगा, वो हिंदुओं में क्षत्रिय बनेगा। हिंदुओं में जब क्षत्रिय बनेगा तो वो उस लिगेसी से जुड़ेगा जिस लिगेसी के अंदर शूद्रों का दमन करने की, शूद्रों का शोषण करने की किताबी बातें हैं। जब वो उससे जुड़ेगा तो वो कास्ट में तब्दील हो गया। वो कबीला जिस कबीलाई समाज के अंदर ऊंच नीच नहीं है, जिसमें ये तो है कि एक कबीला दूसरे कबीले से शादी नहीं करता। आप अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाएंगे, वहां भी आपको कबीले मिलेंगे, और वो कबीले भी एक कबीला दूसरे कबीले से शादी नहीं करता। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां भी आपको कबीले मिलेंगे, मिजो कबीला है, मिजो ट्राइब्स हैं। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, वहां भी आपको ट्राइब्स मिलेंगे, कबीले मिलेंगे। आज की फेसबुक व्हाट्सएप वाले जो होते हैं उनको नहीं पता कबीला का मतलब। सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं? कबीला को जो कल्चरल वैल्यूज सेम होती है, जिनकी आपस में रहनी बहनी खानी, हाँ जी, हाँ जी, उनको कबीला, हाँ, उनको एक कबीला कह सकते हैं। धर्म सिमिलैरिटी नहीं है, कल्चरल सिमिलैरिटी है। हाँ, धर्म को तो कबीला बेसिकली जानता भी नहीं था। तो जो कबीला है, जो ट्राइब है, ट्राइब हिंदू बनते ही कास्ट में तब्दील होगी। अब उनको हम कहें कि जी आप अपनी कास्ट को छोड़ दो क्योंकि आप तो कास्टिस्ट हो, तो वो लोग तो उनकी तो कास्ट को तो उन्होंने आज सुना है, इस जाति शब्द को तो उन्होंने आज सुना है, लेकिन उनके कबीले तो सदियों से हैं। पठानों में कहावत है कि हम 5000 साल से पठान हैं और हम 1500 साल से मुसलमान हैं और 70 सालों से हम पाकिस्तानी हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक जो रूट्स हैं वो तो पठान के कबीलाई समाज में है ना, उसमें रिलीजन भी बाद में आया, उसमें कंट्री भी बाद में आया है। तो जाट जो कम्युनिटी है ये बेसिकली कबीला है, अहीर कम्युनिटी बेसिकली कबीला है, सैनी बेसिकली कबीले हैं, कंबोज कबीले हैं, जैसे भंगी समाज ये कबीला है,
चमार, ये भी कबीले हैं, ये सारा हमारा कबीलाई समाज था। लेकिन 1931 में जब सेंसस हुआ तो हमने अपने आप को सेंसस में हिंदू लिखवा दिया। जब हमने 1931 के सेंसस में अपने आप को हिंदू लिखवाया तो हम कबीले से कास्ट बन गए। इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्य समाज सॉफ्टवेयर था। इसमें आर्य समाज की मेंटलिटी तो काम कर ही रही थी ना। सर छोटू राम जी ने उस जमाने में क्या हुआ, 1931 में जब सेंसस हुआ तो ये बात फैली कि भाई आप अपने आप को अपनी कास्ट ना लिखवा के, कास्ट का मतलब मैं यह कहूंगा अपनी ट्राइब ना लिखवा के आप अपना आर्य लिखवाओ अपने आप को। ये आर्य समाज का प्रचार था 1931 में। तो सर छोटू राम ने कहा कि भाई देखो आप तो अपने आप को आर्य लिखवा लोगे, लेकिन जो अपर कास्ट है, जो शहरी जमात हैं, जो शहरी जातियां हैं, वो अपने आप को अपनी जातियों से ही संबोधित करेंगी सेंसस के अंदर। तो आप अगर अपने आप को आर्य ही लिखवा रहे हो ना, तो आप अपने आप को आर्य जाट लिखवाओ, आप अपनी ट्राइब का नाम भी लिखवाओ, क्योंकि ट्राइब आपकी डाइल्यूट हो गई। ट्राइब आप नहीं लिखवाओगे, आप केवल आर्य लिखवाओगे, तो ये जो जातिवादी लोग हैं ये अपनी जातियां लिखवाएंगे। तो भविष्य के अंदर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आपके इस ट्राइब के सेंसस में मेंशन होने की वजह से, वो आप नहीं लिखवाओगे तो आपको मिलेंगे नहीं। तो आर्य समाज जो था या हिंदुत्व जो फोर्सेस हैं वो ये चाहती हैं कि भाई कबीले खत्म हो जाएं, तो वो ये चाहती हैं क्योंकि कबीले खत्म हो गए, कबीलों की अपना कल्चर खत्म हो गया, कबीलों की अपनी संस्कृति खत्म होगी, तो एक बहुत भारी रेजिस्टेंस जो है, जो पूंजीवाद का विरोध करेगा, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर का विरोध करेगा, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो इनके खिलाफ तैयार हो सकता था, वो रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ये ट्रेंड आजकल भी देखने को मिलता है, जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं या जो हिंदुत्व के प्रोपेगेटर्स हैं, वो लोग इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मतलब डाइल्यूट करने में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं हम कि कोई जाट नहीं, कोई ये नहीं, सब हम हिंदुत्व अंडर मतलब एक सैफरन फ्लैग के अंदर सारे आए, सब एक हिंदुत्व की बात करें। मतलब उनको फेडरलिज्म से भी एलर्जी है, उनको किसी कल्चर से भी एलर्जी है, उनको ट्राइब से भी एलर्जी है, कबीले से भी एलर्जी है, किसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से भी एलर्जी है। तो ये अभी भी ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद उस हिंदुत्व को बड़े बड़े लोग एंडोर्स करते हैं और वो भी इसको आगे आगे ग्लोरीफाई करते हैं नेशनलिज्म, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, हिंदी हिंदू हिंदुत्वता, हिंदी हिंदू हिंदुत्व। तो ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म करके उनको एसिमुलेट करके अपने में जज्ब करके, जैसे सिखों वगैरह सिख हिंदुओं की रक्षा के लिए बने थे, तो ये अभी भी वही माइंडसेट काम कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हो, जो भी हिंदुत्व फोर्सेस नेशनलिज्म का को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करता वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो माइंडसेट है ना, ये पूरे देश को एक चाबुक से हाँकना चाह रहा है जी, और ये पूरे देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इसके पीछे स्कूल ऑफ थॉट किसका और क्या है? इसके पीछे स्कूल ऑफ थॉट ये है, फिर काम आसान हो जाएगा इनके लिए। इनके लिए अपना, जैसे अब हरियाणा बोर्ड है, जी जी, हरियाणा बोर्ड में हम चौधरी देवीलाल जी की भी, सर छोटू राम जी की भी फर्ज करो किताबें पढ़ लेते हैं, या उनका सिलेबस में उनका नाम हुआ करता था। अब हरियाणा बोर्ड को खत्म करके गवर्नमेंट जो है वो सीबीएसई को पूरे हरियाणा में लाना चाह रही है, सेंट्रलाइज करना चाह रही है। अब फर्ज करो हरियाणा बोर्ड खत्म हो गया जिसमें सर छोटू राम जी को पढ़ाया जाता है, और सेंट्रल बोर्ड आ गया ऑफ एजुकेशन का, तो ये तो फिर दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाएंगे, फिर ये सावरकर को पढ़ाएंगे। मतलब जो उनके स्टेट के हीरो हैं, उनकी स्टेट की कल्चरल वैल्यू, उनकी सोशल वैल्यू, उनके सोशल आइकन्स हैं, वो तो डाइल्यूट हो जाएंगे। वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने एजुकेशन का ये सारा ले रहे हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए ये रिलीजन का सारा ले रहे हैं। फर्ज करो अगर मैं सर छोटू राम जी से कट गया, मैं दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ गया, या मैं अपने लोकल जो हमारे लीडर्स हुए हैं, तो नागपुर से जुड़ेंगे ना, हाँ, फिर मैं नागपुर से जुड़ जाऊंगा, तो ये सेंट्रलाइजेशन करके ये सेंट्रलाइज करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, बड़ी आसानी हो जाएगी और रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो भाई आपने कभी, मैंने आपकी फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, तो आपने उसमें बात की कि हम हरियाणवियों को हरियाणवी पंजाब
कहलाना चाहिए अपने आप को। और आपने एक ऑस्ट्रेलिया की कोई सेंसस की भी बात की, उसमें आपने कहा कि आप तो तुम अपना धर्म लिखवाओ सिख, जो जाट भाई है अपना धर्म लिखवाओ सिख, और लैंग्वेज लिखवाओ हरियाणवी पंजाब। लैंग्वेज लिखो हरियाणवी सॉरी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो अभी सेंसस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में जी, और ऑस्ट्रेलिया का सेंसस बड़ा लिबरल सेंसस है। ओके। उस सेंसस के अंदर हम अपनी लैंग्वेज को हरियाणवी लिखवाएंगे जी, तो वहां अगर हरियाणवी बोलने वालों की तादाद उनको ज्यादा नजर आती है, जी, एक पैरामीटर से उनको ज्यादा नजर आती है, तो फिर हरियाणवी एकेडमीज को जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो फंड उनके लिए वो जारी करेगी। ओके, ओके। और हम लोग बेसिकली सिख हैं। सिख हमारा जो रिलीजन जो है ना, ये बेसिकली हमारा कल्चरल रिलीजन है। हमारा कल्चर यही है, जो सिख वैल्यूज हैं। तो हम किसी अलग कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे धर्म के नाम पर। जैसे हिंदुत्व के नाम पर हम किसी एलियन कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एक फॉरेन रिलीजन। अब यहां हिंदुत्व के नाम पर हम पर फर्ज करो काली माता को, साईं बाबा को, या हम पर जो है शनि महाराज को, कुंभ के मेले को, शंकराचार्य को जो हम पर थोपा जा रहा है, उसके बारे में तो हमारे लोग कभी कुछ जानते ही नहीं थे। जो हमारा ट्रेडिशन नहीं है, मंगलसूत्र पहनने का हमारी औरतों का ट्रेडिशन ही नहीं है, करवा चौथ का व्रत रखने का हमारा ट्रेडिशन ही नहीं है, पांव में ये चुटकी वगैरह पहनने का ये हमारी औरतों का ट्रेडिशन नहीं है। तो हमारे हिंदुत्व के नाम पर ये माइक्रो माइनॉरिटी का जो ट्रेडिशन है और उनके जो देवी देवता हैं वो हम पर थोपे जा रहे हैं। जब उनके देवी देवताओं को हम पूजना शुरू कर देंगे तो वो पूरा पैकेज आएगा। फिर हमारे देवी देवता क्या करेंगे? फिर हमारी लीडरशिप जो स्पिरिचुअल लीडरशिप थी वो क्या करेगी? सिक्खी बेसिकली हमारा अपना ट्रेडिशन है, सिक्खी हमारा अपना कल्चर है। हिंदुत्व कल्चर है नागपुर का, हिंदुत्व कल्चर है जिसको पूंजीपतियों के कैपिटलिस्ट फोर्सेस की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। तो हरियाणा को बेसिकली, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अपनी लैंग्वेज को हरियाणवी लिखवाओ ऑस्ट्रेलिया में जी, और अपना रिलीजन सिख लिखवाओ। ठीक। सो बेसिकली अगर मैं सिंगल लाइन में कहूं तो हरियाणवी जो वैल्यूज हैं उसका कनेक्शन अनंतपुर की तरफ जाता है। बिल्कुल सही, नागपुर नहीं जाता। नहीं, सवाल ही नहीं भाई साहब, नागपुर की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। जी। अच्छा भाई, एक क्या कहते हैं, ये हरियाणवी पंजाब का, इसके भी आप बारे में आपने फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया था कि ये हरियाणा है, हरियाणवी पंजाब है। हमें हरियाणवी पंजाब को अब यूनाइटेड सिख मिशन इसको प्रमोट करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब हरियाणा और पंजाब जब एक था जी, तो उस टाइम 36 से पहले यहां जितने कानून थे वो उसके आगे पंजाब शब्द होता था जी। पंजाब प्रिजनर्स एक्ट जी, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जी, तो पंजाब उसके आगे शब्द होता था। तो अब गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया, मौजूदा बीजेपी सरकार ने, कि भाई हम पंजाब का नाम उन एक्ट्स के आगे से हटाएंगे। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये हरियाणा के अंदर पंजाबी पहचान को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये सरकार नहीं चाह रही कि हमारे जो पंजाब के अंदर रूट्स हैं वो किसी भी तरीके से नजर आए। तभी पंजाबी लैंग्वेज को भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया गया। हाँ जी, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया गया। यहाँ पे हिंदी जो है ये यहाँ हिंदी प्रदेश करके तो हरियाणा को अलग बनाया गया ना। हिंदी आंदोलन चलाया गया उससे पहले, और ये कहा गया कि भाई पंजाब वाले हम पर पंजाबी थोप रहे हैं, इसलिए हमें अलग हिंदी भाषा लिखवानी चाहिए, हिंदी प्रदेश हमें अलग बनाना चाहिए। तो इसलिए पंजाब को नाम पंजाब का यहाँ डाइल्यूट करना चाह रही हैं सरकारें। तो हमने ये सोचा, हमने यूनियनिस्ट मिशन में हमने ये सोचा कि भाई हम पंजाब के नाम को डाइल्यूट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे तो रूट्स वहां हैं। सर छोटू राम जी लाहौर में जाके उन्होंने पॉलिटिक्स की थी, इवन लहंदे पंजाब में। तो हमारे तो रूट्स वहां, अगर हम अपने रूट्स से अगर टूट गए तो फिर हम कहां जाएंगे फिर? तो इसलिए हमने कहा कि भाई इसको हरियाणा ना कहो, इसको हरियाणवी पंजाब कहो। ठीक है। और हिमाचल को कहो जी हिमाचली पंजाब, लहंदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, हरियाणवी पंजाब,
और आपका ठीक है, जो है हिमाचली पंजाब। ठीक है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।